नमस्कार बच्चों। 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग दो इसमें आपको मैं 8वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक कविता है। बच्चों, इस कविता का नाम है शाम एक किसान। ठीक है। इस कविता की कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में, और इनकी मृत्यु दिल्ली में 1983 ईस्वी में हुई थी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पत्नी का नाम विमला देवी है और इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल शर्मा सक्सेना था। और इनकी जो भाषा है वो सरल हिंदी भाषा है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, बतूता का जूता, बांस का पुल, बकरी, और भी कई इनकी रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो काव्य हैं उनमें ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन का भी बोध होता है। और ये इनके काव्य में ही नहीं, इनकी भाषा में भी हमें झलकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे शाम एक किसान। मतलब कवि ने कवि सर्वेश्वर दयाल ने इस कविता में एक गांव का दृश्य बताया है। गांव में जो शाम का दृश्य होता है, शाम जो होती है वो कैसे दिखाई देती है, उसका वर्णन किया है। उस शाम को, वो जो शाम है, वो शाम का जो समय है, संध्या का जो समय है, संध्या काल है, उस संध्या को एक किसान के समान बताया है। बच्चों देखिए, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, दूर अंधकार अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भीड़ों के गल्ले सा। कवि ने इस कविता में शाम को एक किसान के समान बताया है। और कवि कह रहा है कि गांव का एक दृश्य है और उस गांव के दृश्य में एक पहाड़ है। वो पहाड़ बैठे हुए किसान के समान दिखाई दे रहा है, और पहाड़ के ऊपर जो सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं, जो आकाश दिखाई दे रहा है, वो किसान के सिर में बंधी हुई पगड़ी के समान दिखाई दे रहा है। तो वही जो उसके पैरों के नीचे जो नदी चल रही है, वो नदी ऐसे लग रही है जैसे उसने पैरों के ऊपर, पहाड़ की तलहटी में जो नदी बह रही है, वो नदी ऐसे लग रही है जैसे किसान ने अपने पैरों पर चादर ओढ़ दी हो। और जो पलाश के पेड़ों पर जो लाल लाल फूल खिले हुए, वो ऐसा लग रहा है कि जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। और जो काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे भैंसों का झुंड वहां पर बैठा हुआ है। अब कवि कह रहा है कि जो सूरज है, डूबता हुआ जो सूरज है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे चिलम, सुलगती हुई चिलम किसी ने जला दी हो, जैसे रखी हुई हो, वैसा दिखाई दे रहा है। तो कवि कह रहा है कि इस तरह से ये दृश्य पूरा संध्या का जो दृश्य है वो ऐसा दिखाई दे रहा है किसान के समान, और उसके ऊपर जो आकाश है वो सफेद पगड़ी के समान दिखाई दे रहा है, लाल जो पलाश के फूल खिले हुए वो जलती हुई अंगीठी के समान है, जो नदी बह रही है पर्वत की तलहटी में वो ओढ़ी हुई चादर के समान है, काले बादल भैंसों के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। तो आगे कवि कहता है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो कवि कह रहा है, जैसे ही ये दृश्य दिखाई दे रहा था, उस समय अचानक बीच में मोर बोला, अजी सुनते हो। जैसे ही मोर की आवाज सुनाई दी तो चिलम नीचे गिर गई। ठीक है। धुआं उठने लगा चिलम में से, सूरज डूब गया और बादल बरसने लग गए। इस तरह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बच्चों, ये कविता बिल्कुल छोटी है। इस कविता में कवि ने जो गांव की जो शाम होती है, जो संध्या का समय होता है, संध्या वेला होती है, जो गोधूली वेला होती है, उस समय कैसा दृश्य दिखाई देता है। सूरज डूब रहा है, नदियां जो दिन भर कलरव करती वो शांत हो गई है, पेड़ पौधे जो हिलते डुलते रहते हैं वो भी शांत होने लग गए हैं, पेड़ों पर जो चिलम, पलाश के पेड़ों पर जो फूल खिले हुए हैं वो बिल्कुल लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा जो दृश्य है उसको एक मानवीय प्रकृति का रूप दे दिया है कवि ने। और ऐसा बताया, पर्वत को बैठा हुआ किसान के समान बताया, तो उसके ऊपर जो आकाश है, सफेद आकाश, उसको पगड़ी के समान बताया। तो इस तरह से पूरे प्राकृतिक दृश्य जो शाम का दिखाई दे रहा है गांवों में, उसको एक मानवीय रूप दे दिया है। बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।